वेलकम टू पीपी सिविल सर्विसेज। दिस इज प्रशांत कुमार। अबाउट मी, मैंने यूपीएससी मेंस दिया है 2 बार और यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और यूपीपीसीएस मेंस भी दिया है। और एक्चुअली मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी की है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी। ओके, सो मैं आपके सामने इकोनॉमी का एक टॉपिक है, जो टॉपिक नेम है जीडीपी। इसके बारे में आपको टीच करूँगा। सो जीडीपी की जो डेफिनेशन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स मीन दैट जो भी आपका डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन होगा वो सारा जीडीपी में काउंट होगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी है जीडीपी की। इट इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये सारे कीवर्ड है, मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फाइनेंशियल ईयर। ये सारे कीवर्ड हैं, मैं आपको अच्छे से टीच करूंगा ताकि आपको जीडीपी की डेफिनेशन जो है एग्जैक्ट समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है रखता हूँ मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मॉनेटरी वैल्यू की जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हम समझते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू किसको कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक डोमेस्टिक टेरिटरी जो ड्रॉ किया है, तो इसको बोलेंगे आप इंडिया की। ये जो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ये इंडिया की है। तो अब ये मान के चलिए कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है कई सारे होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर, ईटीसी। बट हम समझने के लिए सिर्फ हम इंडिया के अंदर क्या है, 1 ईयर के अंदर सिर्फ हम लैपटॉप प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि 1 साल के अंदर जो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिर्फ लैपटॉप लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है। और और ये मान चलिए कि एक लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो है 10,000। ठीक है, सो 10 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़। ओके, सो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक लैपटॉप की कॉस्ट आपकी 10,000 है, सो 10 लैपटॉप्स की जो कॉस्ट होगी वो 1 लाख रुपीज़ होगी। जो ये 1 लाख रुपीज़ है ना, तो जो किसकी कॉस्ट है? ये 10 लैपटॉप्स की, मतलब 10 लैपटॉप्स का मतलब हो गया आपका, जो आपका ये 10 लैपटॉप्स है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू आएगी 1 लाख रुपीज़, इसी को हम मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। ओके, so you can see this 1 लाख रुपीज एज ए रेफरिंग टू एज ए मॉनेटरी वैल्यू। हमने फर्स्ट कीवर्ड समझ लिया अच्छे से, व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को समझने से पहले हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है इसको समझते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपके जीडीपी में डेफिनेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस को भी समझना होगा अगर आप जीडीपी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो। और ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड इज कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम पहले इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस ए फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स को तैयार करने में। ठीक है, और इनको सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, एज ए इनपुट की तरह वर्क करते हैं टू रेडी द फाइनल गुड्स। ओके, सो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये आपने देखा होगा एक लैपटॉप का है, ये लैपटॉप के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, ये कीबोर्ड, ये आपका हो गया बैटरी, और उसके अंदर रैम भी होता है, ठीक है, एसएमपीएस भी होता है। ये सारे क्या हैं? लैपटॉप के आप ये मान के लिए कि सब पार्ट्स मान सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। जो यही इंस्ट्रूमेंट से ही जो फाइनल गुड्स तैयार होता है वो क्या होता है? आपका लैपटॉप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो ये जो इंस्ट्रूमेंट से क्या बना लास्ट में? फाइनल गुड्स तैयार हुआ जो कि लैपटॉप बना, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं हम आपका इंटरमीडिएट गुड्स, और ये हमारा हो गया फाइनल गुड्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये हमारा हो गया फाइनल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, जैसे कि
हमने नेक्स्ट एग्जांपल रखा है कार का। तो कार के अंदर आपने देखा होगा टायर हो गया, उसके इंजन हो गया, सीट हो गए, ठीक है, स्टेयरिंग ईटीसी। ये सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट से मिलकर क्या बना है हमारा, एक कार बना है। ठीक है, कार क्या हमारा, ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया और ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, ऐसे आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे एसी का ले सकते हैं, कूलर का भी लेंगे, किसी का भी एग्जांपल उठा लीजिए आप। कूलर में भी आपका क्या होगा, उसके आपके फैन हो जाएंगे, ठीक है, और उसके नेट हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सारे आपके इधर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। और फिर ठीक है, और इधर अगर सर्विस देखेंगे तो सर्विस आपका लेबर इसके अंदर सर्विस हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। इंटरमीडिएट सर्विस क्या होता है। इंटरमीडिएट सर्विस वो होते हैं कि जो फाइनल गुड्स को तैयार करने में असिस्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सर्विसेज। जैसे कि यहाँ देखिए, अब ये जो पर्सन है ये एक हार्डवेयर इंजीनियर है। हार्डवेयर इंजीनियर ही ये जो आपके देख रहे हो लैपटॉप के जो इंस्ट्रूमेंट है इनको सेट करेंगे और एक लैपटॉप रेडी करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आपको इंटरमीडिएट सर्विसेज। सेम ऐसी कार के अंदर भी जो कार मैकेनिक होंगे वो आपको क्या करेंगे, एक कार रेडी करेंगे, तो ये आपका इंटरमीडिएट सर्विस हो गया। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ आपको एक चीज नोटिस करना है दैट कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है। आप बताइए क्यों काउंट नहीं होता है। क्योंकि अगर हम जीडीपी में काउंट करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेट्स सी कैसे डबल काउंटिंग होगी। मान के चलिए कि आपका जो है लैपटॉप की जो फाइनल जो वैल्यू थी वो 10,000 थी। ठीक है, अब 10,000 आप मार्केट में गए, आपने 10,000 का आपको लैपटॉप मिल रहा है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि अगर इसकी कॉस्ट भी अगर ऐड करते, जैसे कि इसकी कॉस्ट हो गई 2,000, इसकी हो गई 2,000, इसकी हो गई, और हार्ड डिस्क की मान के चलिए कि आपका 2,000 इसका भी हो गया, और रैम एटीसी सबका कॉस्ट मान के चलिए कि ये हो गया आपका 6,000 मान के चलिए। ठीक है, और सर्विस 4 के इसकी सर्विस हो गई। तो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के और सर्विस के इसको भी ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, तो ये जो लैपटॉप की जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज में जो आएगा ना, तो ये आ जाएगा 20,000। क्योंकि इसकी कॉस्ट भी जोड़ देंगे ना हम इसके अंदर, जीडीपी के अंदर, तो 20,000 होगा। लेकिन प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो है इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि रियल में जीडीपी का जो प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, प्रोडक्शन तो आपका 10,000 का ही हो रहा है ना। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दोगे तो ऐसा लगेगा प्रोडक्शन 20,000 का हो रहा है, जो कि वो रियलिटी में तो है ही नहीं। ठीक है, रियलिटी में तो आपका 10,000 का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी एग्जांपल होगा, ये आपके इसकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। सो फर्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को। ये कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोडक्ट और एक्टिविटीज होते हैं जो इंटेंडेड क्या होते हैं, फॉर यूज बाय इंडिविजुअल। एक्चुअली ये इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि आपका डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा नीड्स एंड वांट्स को। ठीक है, सो अब ये आप यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपका कंज्यूमर गुड्स जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गए, फर्नीचर हो गया, कार हो गया। अब मान के चले कि आप हंग्री फील कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने फूड परचेज किया और फूड को ईट किया आपने। ठीक है, वैसे आपके पास क्लोथ नहीं है तो आपने क्लोथ परचेज किया, तो आपने क्लोथ परचेज किया, और वो आपकी क्या है, एक तरह के आपकी वांट्स है ना, नीड्स एंड वांट्स है ना। ठीक वैसे ही फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर नहीं है तो ये आप चाहते हो कि आप फर्नीचर खरीदना, तो आप फर्नीचर परचेज करोगे। आपके घर में कार नहीं है तो आपने सोचा कि मैं कार ले लेता हूँ। तो ये भी सारी चीज़ क्या है, ये पर्सनल यूज हो रहे हैं। ठीक है, और पर्सनल यूज है कि आप इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जा रहा है, और ये डायरेक्टली क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपके
नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, ये पर्सनल, आपकी ये पर्सनल नीड्स एंड वांट्स हैं। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अब सर्विस क्या होंगे? ठीक है, अब सर्विस में आपका आ जाएगा, जैसे आपके हेयर लॉन्ग है तो आपने हेयर कट करवाया। अब जैसे कि आप कोई भी, आपको लीगल एडवाइस लेनी है लॉयर से, तो आपने उनको हायर कर लिया। ठीक है, आपकी कार खराब हो गई है तो आपने कार रिपेयर कराया। तो ये आपके किस में आ जाएंगे? सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये भी आपके डायरेक्टली पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कौन से होते हैं कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज? एक्चुअली ये प्रोडक्ट और एक्टिविटीज वो होते हैं जो बिजनेसेस के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है अदर गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, और यहाँ पे नोट डाउन ये करना है आपको कि ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है कंज्यूमर द्वारा। ऊपर जो आपने देखा होगा, ये डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता था, जैसे कि फूड आपने देखा होगा, फूड डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता था, क्लोथिंग डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता था, फर्नीचर भी, कार भी। बट यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स होंगे वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाएगा कस्टमर के द्वारा या कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, और इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपका कैपिटल गुड्स कौन सा हो गया? मशीनरी एंड टूल्स। अब सपोज मानिए आपको कार बनाना है, ये कार आपका, ये आपका कार हो गया। तो कार तो आपका डायरेक्टली क्या हो गया? आपका कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, अब कार बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ये मशीनरी एंड टूल्स, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके कैपिटल गुड्स होंगे। कैपिटल गुड्स से ही आपका क्या तैयार हुआ? एक कंज्यूमर गुड्स तैयार हुआ। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कि मशीन टूल्स परचेज करते हो। ठीक है, आपको तो कार चाहिए भाई, तो कार चाहिए तो आप ये कैपिटल गुड्स आप परचेज नहीं करोगे, ये तो बिजनेसेस के द्वारा ही परचेज किया जाएगा। ठीक है, वो एक तरह के बिजनेस परचेज करेंगे, फिर उसे कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल गुड्स हो गया। वैसे सर्विस के अंदर मशीनरी मेंटेनेंस, इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उनको मशीन को मेंटेनेंस के लिए उनको सर्विस देना होता है, जैसे कि कुछ खराबी हो गई तो बनाएंगे। इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट, मशीन को कैसे सेट करना है, ये आपका क्या होगा? सर्विसेज के अंदर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अब आपने सुना होगा जो भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने सोचा है उस डेफिनेशन से थोड़ा सा बियॉन्ड है ये। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जोग्राफिकल जो एरिया है उसमें कौन कौन से जोग्राफिकल एरिया में कौन कौन सी चीज़ें और आएंगी। जैसे कि फर्स्ट देखता हम इसके अंदर टेरिटोरियल बाउंड्री। तो टेरिटोरियल बाउंड्री हो गया, तो आपने देखा हो कि जैसे कि आपका टेरिटोरियल बाउंड्री बाउंड्री है जो इंडिया का, वो उसके अंदर आपने देखा होगा 28 स्टेट भी हैं, प्लस में 8 यूनियन टेरिटरी भी इसी के अंदर आते हैं, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखा हमने कि एक फैक्ट्री है गुजरात के अंदर जो कि गारमेंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है? टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, क्योंकि गुजरात आपका टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर आता है। तो ये भी किस में काउंट होगा? जीडीपी में काउंट होगा। सेम अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर भी कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है, अगर वहाँ कोई प्रोडक्शन होता है तो वो भी आपका टेरिटोरियल बाउंड्री में आएगा। और टेरिटोरियल बाउंड्री किस में आता है? आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ दिया हुआ है ये डेफिनेशन? जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो ये जो इसका प्रोडक्शन होगा, तो समझ सकते हो आप, ये इसका प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेरिटोरियल वाटर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि टेरिटोरियल वाटर देखा होगा आपने, ये इंडिया का साउथ इंडिया वाला देखा होगा, ये नीचे वाला एरिया है, ये सारा वाटर से सराउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एरिया ऐसा है जहाँ तक कवर होता है कि अगर वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। वो है 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 22.22 किलोमीटर में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 22.22 किलोमीटर तक कुछ भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऑयल का एक्सट्रैक्शन तो आप जो है समुद्र से निकालेंगे, तो इसका जो भी ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा ये भी प्रोडक्शन हुआ। तो ये किस में काउंट होगा? ये आपका
टेरिटोरियल वाटर के अंडर में आएगा तो ये जीडीपी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देख सकते हैं एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। अब एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली एम्बेसीज और कॉन्सुलेट होते हैं कि आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे कि आपका ये हो गया, आपका इंडिया, और ये आपका हो गया यूएसए, ठीक है। ये इंडिया हो गया और ये यूएसए हो गया। अब इंडिया का जो एम्बेसीज है और कॉन्सुलेट वो यूएसए के अंदर है, ठीक है। इंडिया का जो है एम्बेसीज और कॉन्सुलेट ये आपका किस में है? यूएसए में है। मतलब कि आपने सुना होगा एम्बेसडर, जिसे दूत बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एम्बेसीज और कॉन्सुलेट का काम होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, ठीक है। उस कंट्री में क्या एक्टिविटी चल रही है ताकि ये इंडिया यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर सके। सेम वैसी यूएसए का जो होगा, यूएसए का आपका एम्बेसीज और कॉन्सुलेट कहाँ होगा? हमारे इंडिया के अंदर होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यूएसए एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट, वो हमारा किस में? यूएसए का हमारा इंडिया के अंदर हो गया। अब यहाँ नोटिस ये करना है आपको कि ये एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट है कहाँ पर? ये है हमारा है कहाँ पर? इंडिया का है यूएसए में। लेकिन कोई भी प्रोडक्शन या सर्विस की एक्टिविटीज से कोई भी रिवेन्यू जनरेट होता है तो काउंट किस में होगा? वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ये नोटिस करना आपको। इंडियन एम्बेसीज इन लंदन, यहाँ पे एग्जांपल जैसे लंदन का दे रखा है, तो एम्प्लॉयज़ किया इंडियन स्टाफ को, ठीक है। और वहाँ से कुछ भी जनरेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, कोई भी रिवेन्यू जनरेट होता है तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये है कहाँ पर? ये दूसरे कंट्री के अंदर है। ये है हमारा, मान के चलिए कि दूसरे कंट्री यूएसए में, चाहे इसको मान के यूएसए चाहे लंदन मान लो आप, ठीक है। लेकिन है हमारा इंडिया का एम्बेसी और काउंसलेट है दूसरे कंट्री में। वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती है जो जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये काम क्या होता है, ये आप ये समझिए कि जैसे कि आपका ये मान के चलिए कि वीज़ा, ठीक है, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारा जो काम होता है ये एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट के द्वारा ही होता है। क्योंकि अगर यूएसए के अंदर हमारे इंडियन सिटीजन रह रहे हैं ना, यूएसए के अंदर हमारे इंडियन रह रहे हैं, तो इनको मान के चलिए कि हमारे कंट्री में आना है, ठीक है। अब हमारे कंट्री के लिए इनको वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारे इंडिया के जो एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट होंगे, यही लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? ये वीज़ा और पासपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर दी इंडिया के लिए, ताकि इंडिया जा सके जो लोग यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है। इससे रिवेन्यू जनरेट होगा, और ये जो रिवेन्यू जनरेट होगा ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल दिस कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पर लास्ट है हमारा ऑयल वेसल्स, शिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। ये भी जो है जीडीपी में काउंट होगा। ऑयल वेसल्स का मतलब होता है जैसे कि ऑयल का ट्रांसफर करना, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ है? साउथ चीन सी में है, ठीक है। साउथ चीन सी में हमारा क्या है? इंडिया का ऑयल वेसल्स है। अब देखिए है कहाँ पर? साउथ चीन सी में है, ठीक है। लेकिन ये किस में काउंट है हमारा? ये जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। ये हमारे इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, इसमें कोई भी प्रोडक्शन होता है तो, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्शन या ऑयल ट्रांसपोर्ट या फिर कुछ भी चीज़ होता है तो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। सेम ऐसी शिप, एयरक्राफ्ट, अब कोई भी शिप है, अब इंडिया, यहाँ पर इंडिया हो गया आपका, और ये आपका यूएसए हो गया, यूएसए, और ये आपका इंडिया हो गया। अब इंडिया का जो है आपका एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट या शिप, ये इंडिया का है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि एयर इंडिया हो गया आपका, ठीक है, एयर इंडिया हो गया। अब ये जो है एरोप्लेन एयर इंडिया वो फ्लाई कर रहा है यूएसए के अंदर, ठीक है। अब जो है किसका ये है आप हमारा इंडिया का है, एयर इंडिया। तो जो भी इससे जनरेट होगा, जो भी इकोनॉमी जनरेट होगी, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, वो किस में काउंट होगा? वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो किसी भी देश में जाए हो, ठीक है। ऐसी सिप भी यही होगा। इंडिया का कोई शिप अगर जा रहा है दूसरे कंट्री में थ्रू दी वाटर,
तो भी वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। सेम ऐसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, जैसे कि हमारा कहाँ पर है, भूटान के अंदर है, ठीक है, भूटान में हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ से कोई भी प्रोडक्शन होता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो भी हमारे किस में काउंट होगा, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ओके। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी को बहुत अच्छे से समझना है आपको, इससे क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। और लास्ट तक तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर तो होना चाहिए आपका 1 जनवरी से आपका दिसंबर तक, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कैलेंडर ईयर हो गया आपका। फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, जो कि एक साल में जो भी कोई प्रोडक्शन होगा तभी हम वो जीडीपी लास्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब आपने न्यूज़ में देखा होगा क्वार्टरली बेस पे भी जीडीपी आउटपुट देखा होगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो अप्रैल से जून तक जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना जीडीपी हुआ है, तो वो आप देखोगे वहाँ पर न्यूज़पेपर में फर्स्ट क्वार्टर, ऐसी सेम आप देखोगे सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है, ये क्वार्टरली बेस पे भी आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो और इसका कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।